यूज़ रिब्स, जितने कम रिब्स यूज़ कर पाएंगे, जितने रिक्वायरमेंट है उतने ही रिब्स यूज़ करें. प्रॉपर डिज़ाइन, मेनी टाइम्स मैंने देखा है हमारे मोल्ड में द बेस्ट वे टू पुट अ रिब इज एंगल को बेंड करके लगा देते हैं. That becomes the most cheapest and fastest way of doing a rib, which is going to cause a lot of problems for you. इसीलिए it's very important to have your design of your rib. Standard guidelines available है. If anyone wants, I could also share those design features for rotomolding products. Those are the standards that we need to follow when we are taking care of curvatures of a corner. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, but they help you in a big way, and I think those should be a part of this standard as well, or whatever specifications we are giving. अदरवाइज रिब के नाम से रिब दे देते हैं, और उसी के वजह से जब शार्प होगा, रेडियस बराबर नहीं होगा, तो ओवर थिनिंग हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अ वीक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. थैंक यू. तो रिब्स में आप कहना चाह रहे हैं कि रिब्स हम जितनी नंबर ऑफ रिब्स बढ़ाएंगे मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम होगा, एंड इट हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज कि उनमें दो रिब्स के बीच में गैप भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जिससे स्ट्रेंथ और मटेरियल दोनों का बैलेंस हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. जस्ट टू गिव वन मोर एग्जांपल ऑन द एक्सट्रीम, we were, as Blaze was also mentioning, I have also seen Middle East, Australia, America mein there are tanks, high capacity tanks which do not have any ribs, whereas Indian market mein there was a tank, obviously there was a tank with one of the major manufacturers, उन्होंने fully body को rib कर दिया था. Okay. And that was mainly as a cheap variant of tanks in the market, where they tried to use minimum amount of material that was used. That was again become so difficult, because then you are trying to reduce your margin, thickness कम हो जाता है और सब जगह ribbing होता है. Technically, mechanically it is right, but then it becomes a bigger challenge for the rotomolder processor को. Product design is very nice, but the processor has a bigger challenge of having uniform wall thickness in that product. इसलिए जहाँ पे रिब और डिज़ाइन फीचर स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है वहाँ पे ही होनी चाहिए. शो के लिए या एक्सेसिव करने से नहीं हो सकता. जस्ट लेट्स टेक वन एग्जांपल. अगर 500 लीटर का टैंक है विद रिब्स, ओके, नॉर्मली जो भी इंडिया में रिब्स होती हैं उतना ही रिब्स हैं, और एक बिल्कुल विदाउट रिब्स टैंक है, और आपको क्या लगता है वेट हमें सेम थिकनेस लाने के लिए किस में ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम होगा? रिब्स वाले में बहुत ज़्यादा जाएगा. रिब्स वाले में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द, फॉर एग्जांपल 2.5 mm इज़ द थिकनेस आता है 12 kg के टैंक में, रिब वाले में. तो विदाउट रिब वाले में उतना लाने के लिए अपने को कम मटेरियल में हो जाएगा, यू मीन टू से? हाँ, और कैसा होता है ना, मटेरियल का एक टॉपिक आप बोल रहे हो सही है, मटेरियल कम ज़्यादा लगता है, रिब रहेंगे तो मटेरियल ज़्यादा लगता है, बात बराबर है. उसके साथ काफ़ी अलग प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आती है, जैसे कि अगर उसका थिकनेस ऑफ द मेटल, द मोल्ड का जो रिबिंग का आपका थिकनेस अगर कम हुआ मेटल का वहाँ का, तो वहाँ से मटेरियल आपको ज़्यादा पकड़ेगा, उसका थिकनेस ज़्यादा बढ़ेगा, श्रिंकेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टैंक. अनइवन श्रिंकेज की वजह से स्ट्रेस हो जाएगा, जिसको आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब भी आप लोडिंग कंडीशन में डालेंगे, कांस्टेंट साइक्लिक लोडिंग ऑफ वाटर, भरती है टैंक, खाली होती है टैंक, भरती है टैंक, दैट्स वेयर यू स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पर्टिकुलर रिब्स. ये होना बहुत ज़रूरी है. तो रिबिंग ये बहुत दिखती बहुत अच्छी है चीज़, लेकिन प्रॉपरली डिज़ाइन करो और कम से कम यूज़ करो. कम से कम. That is the best approach to keep to actually have a proper ribbing in, not only in tanks, in any products. डेफिनेटली. Yeah. हाँ, नहीं प्रॉब्लम आती, मतलब देखो अभी अभी so just to give you again a example outside your tanks, look at this product again. ये प्रोडक्ट आप देखेंगे, इसमें रिबिंग दी है शो के लिए, लेकिन शो के साथ वो बहुत अलग काम भी कर रही है. वो स्ट्रेंथ दे रही है आपको, सिटिंग के लिए स्टूल का काम कर रही है, प्लस स्पीयर में अब ये प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आपके स्पीयर में कोई भी अनइवननेस होगा वो पूरा कैमोफ्लेज हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं वो रिबिंग की वजह से. इसलिए इतनी अच्छी रिबिंग आप अपने यूज इट एज एन एडवांटेज यूज करना बहुत जरूरी है. बिकॉज द सबसे सिंपल वे है, कोई कैलकुलेशन मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिब ठोक दो, काम खत्म. तो बात अभी काम खत्म हो जाता है, फिर एवरी मोल्डिंग एवरी टैंक निकलते हैं, उसके साथ काम बढ़ जाता है. थैंक यू. Then how do you think the rib will play? Means, since we are ribbing, then we have a
chance of using a lower version of material. Now material evolution has gone too high. ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, लोग हेक्सिन यूज़ करते हैं 10,000, 12,000, 60,000 लीटर तक टैंक के लिए, और सिंगल लेयर में खड़ा करते हैं. हमारे यहाँ पे हम ब्यूटीन यूज़ करके हम सोचते 25,000 लीटर बना लेंगे. तो इज़ दैट द रीज़न वाई रीब्स आर नेसेसरी, और या हम रीब्स को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हायर वर्जन्स ऑफ मटेरियल. मेटलोसिन ग्रेड्स आ गए हैं, अभी C6 है, C8 है, C10 आ रहे हैं. तो See, in as per Indian culture, avoiding ribs looks now to be a difficult task. Okay, because it's like It's a then that is a different thing. now coming to the material point of view. See, there was a time when people were not having the option of different grades, so they were forced to use C4. Now people are already using C6, C8 as well as metolysine, and it also depends on the design of the product, because bigger capacities are today also made in rock and roll machines, whereas there has been a trend where people have started using 10,000 in a closed oven, or people also call it as a clamshell. So there they have options of dimension changes. So people are converting to different grades, better, superior grades also. Coming to again rock and roll, people have restricted themselves to C8. They have not ventured into metlosine because there are different technical aspects which they are not comfortable. And as you know, you need skilled operation people also, which in India today, I feel it is still difficult to get right people. And on material, I think from my side, yes. any other question on design? Just sorry, just to continue what Dinesh was. See, in fact, when you talk of superior materials, or not, I won't say superior materials, something which is having more better ESCR, better impact, better tensile, surely they would give advantage of using it. But when you look at a particular product, what they are using at the moment, they are not putting ribs, they are not designed the product in that way. They are using a material which is having higher strength, higher performance. Now, same material if you use, it will surely give us an advantage. It will give us an advantage. But it is for our design, as he rightly said, you try to, the sliced bread that we have today at home for our breakfast, make it in the shape of a cake and give it. It will taste the same, but no one will like to have it because they are used to that particular shape. So it's very important that we have the overhead water storage tank in a form of a cylindrical with ribs. Only thing we need to take care that it is design. Coming back to your question, can I use different materials, octenes and hexenes and metallocines? Very much so. You can use them and they will surely give an advantage. But then advantage for this static application is not needed. When you're looking at applications where you need a 500, 5,000, up to 5,000 liter tanks you are making, which is very static, which doesn't have a lot of impact strength requirement, which is always conventionally made in black color, which has always got the UV stabilization, it has got all the properties that is very comfortably able to last till 15 years. ऐसा जब भी situation होता है, then any type of octene grade or hexene grade या metallocene grade for ये application, particular application is an overkill. Overkill हो जाता है, it is not required. Yeah. So any other question on design? You would like to add? So moving to the next point, layers optimization. मैं पहले आपको सब पढ़ के बता देता हूँ. Purpose of multi-layers or why multiple layers? These are the questions you should ask yourself before manufacturing. Number of layers, increasing number of layers or decreasing number of layers. If multiple layers, how many layers and what for? उनका क्या purpose होगा? Role of outer layer, UV protection के अलावा outer layer का कोई और role भी हो सकता है क्या? Role of innermost layer, a clear view to check the dirt inside, antimicrobial additives and all those things. Foam layer, advantages and disadvantages of the foam. Any standard test available or not for foaming of tanks.
So these are the questions we are going to discuss. So Sushil bhai, coming to you, purpose of multiple layers or why multiple layers? See, as yesterday also, some of them have mentioned that when you're coming to a water tank, it's a product, it has an objective to just preserve water or store water. Now, if you see the minimum the layers, the better the product. But the importance is the thickness of the product. If you're talking about a 500 liters tank and the average thickness is 2.5 liters, the best recommended is a single layer. But in India now we have culture of multiple layers, whereas I think triple layer is the best and the maximum number of layers it should have. Going beyond it will actually not serve the purpose on the terms of cost as well as processability. So, So you mean to say thickness plays an important only role. two layers, one outer layer black and color we will come later on. One Yeah. outer layer and one inner layer. I would recommend. Okay. And what about foaming? To be very frank, I'm not into foaming, so I'll not be Okay, able to okay, comment. But Rajkumar ji, Rajkumar ji. Actually, I started two layer and then I shifted to three layer because people demanded in the market. What I observed is number of complaints in two layer is 0. I never come across any complaint from the market in two layer tanks, even though I reduced the weight up to in 1000 liter up to 19 kg also. There was no complaint at all in our area. Whereas even with the increased weight of three layer, we came across problem again at the outlet only, not in the design. So it depends upon the plumber again there. So as far as puff is concerned, we started with that, then we came across some problems. अंदर से crack होता है because people handle the tank, मतलब roughly they handle it. तो जब उठा के फेंक देते हैं तो अंदर से crack आता है. So you Now, mean to say density of foam is higher? damage, I came across that damage and I stopped it. Only in horizontal tank I use that because there need of more wall thickness. तो उसके लिए use करते क्योंकि वो horizontal tank फेंक नहीं सकते वो लोग. They have to keep it. तो इस करके वहाँ use कर रहा हूँ बस for the wall thickness. Otherwise I feel अभी एक interesting बात हुई है जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे तो जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एक इंटरव्यू कर रहा था एक बंदा मुझसे देन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन देन आई एक्सप्लेन हिम इन डिटेल सिंगल लेयर से टू लेयर कैसा बना टू लेयर से थ्री लेयर कैसा बना बाद में क्यों बना देन ही आस्क्ड विच इज़ द बेस्ट देन आई टेक्निकली इन लेमन लैंग्वेज एक्सप्लेन हिम सिंगल लेयर इज़ द बेस्ट तो क्या हो गया ये वीडियो देख के देयर आर सो मेनी पीपल अप्रोच्ड मी टू मेक द टैंक इन सिंगल लेयर एंड गिव मैंने बोला आपको अंदर क्लीन करने के लिए प्रॉब्लम होता है डबल लेयर तो ले लो नहीं सिंगल लेयर बेस्ट है लॉन्ग लाइफ तो आएगा ना सी हाउ वी कन्विंस द पीपल दैट डिपेंड्स अपॉन अस तो हम लोग मार्केटिंग के लिए 7, 8, 9 लेयर बोलेंगे और वी आर कंफ्यूजिंग द पीपल दैट 9 लेयर इज़ द बेस्ट तो वो कंफ्यूजन हम लोग खुद कर रहे हैं देन प्रॉब्लम्स आएंगी I think Jitu bhai, you can cover all these questions in one go. Yeah, in fact, see when you talk of in fact हम लोग ने कल भी बात किया इसका ऊपर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स आपने देखा कि रोटो मोल्डिंग में एक फीचर होता है जहाँ पे हम लोग कितने भी लेयर बना सकते हैं वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस मार्केट ने हमको कस्टमर ने बोला है कि हमको 6 लेयर चाहिए 8 लेयर चाहिए 10 लेयर चाहिए आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे खड़े रह के बात करना कि कुछ मतलब नहीं बनता है 2 लेयर बनाओ 3 लेयर बनाओ वही सही चीज़ है वो अलग बात है और मार्केट हमको आपको अलग दिशा में ड्राइव कर रही है और हमको जस्ट टू मेक श्योर दैट हम लोग को मार्केट ले हम लोग मार्केट में रहे हमको मार्केट के साथ चलना पड़ता है एकदम सही बताया लेकिन कैसा सी यहाँ पे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग एट हैंकल create that reputation as an association mitra where we can go and advocate at BIS saying that a 2-layer 3-layer tank is more than sufficient for all the applications that is intended for a rotomolding product. Now once you say that you have a point to discuss in the market saying that you can have any number of layers I can make a product of 14 layers and show you but then
इट इज़ जस्ट टू शोकेस टू यू दैट आई एम अ वेरी गुड मोल्डर, कि मैं देखो कितना प्रिसाइसली कंट्रोल करता हूँ थिकनेस, और मैं आपको 14 लेयर का भी टंकी बना के बता देता हूँ, लेकिन उससे कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको। ये अगर हमने स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट कर दिया कि 2 और 3 लेयर इज़ गुड इनफ, ये आई थिंक वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर अस टू टेक टू द मार्केट। दूसरा पॉइंट है, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द फोमिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं इन आवर कंट्री, वेयर वी सी एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट होता है, जिसके वजह से हमको थोड़ा स्टेबलाइजेशन इन योर वाटर टेम्परेचर चाहिए। स्लाइट अमाउंट ऑफ फोमिंग इंसुलेशन gives that effect of insulation or delay of temperature rise or temperature dip by at least 2 or 3 hours throughout the day. That is good enough. लेकिन फोमिंग मतलब if you really want to foam it to a level where ice box का insulation की effect करते हैं, that is where the problem starts. Problem start होता है जहाँ से आपकी mechanical properties start dropping in, and exactly what he's saying, when there is plumbing fitments to be done, that is where it starts breaking down. It's important to see अपना intent of application हमारे water storage tank का is just to store water and just to get that additional edge, saying that I was able to stabilize the temperature of the water throughout the day. उसके लिए एक middle layer डालते हैं जिसमें आप एक foaming agent डालते हैं, जिसके वजह से insulation effect दिन के लिए, एक दिन के लिए ambient temperature थोड़ा उसको delay करता है, temperature rise और dip. That is the only purpose. Don't try to overdo it. The moment आप उसको overdo करने की कोशिश करते हैं, that is where the problem starts. So इसीलिए हमको standard के बारे में जब बात करेंगे तो अपने को we have to as a team agree that we should have insulation of so much density and so much thickness. That अगर ये हमने specify कर लिया तो that should really take care of all these problems of mechanical strength drops that we are talking about. Yeah, and we are talking of the role of outside layer. You're talking of UV stabilizers. UV stabilizer is a material that takes care of your polymer when it is subjected to UV rays. If you are making conventionally जो हमारा product है water storage tank का black color का, it's one of the best design possible. In fact हम black tank properly design करेंगे, उसके जैसा product is the technically it's the best product, and that's why we should have a very strong case saying that this should be the specification to make a tank, this should be the ribbing, this should be the thickness. Now when we have started to shift from black to other colors, मेरे आर्किटेक्ट ने बोला मेरे को ब्लू कलर चाहिए, मेरे आर्किटेक्ट ने बोला मेरे को पिंक कलर चाहिए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लाइक आप जो पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें आउटसाइड लेयर में, वो आउटडोर रेजिस्टेंस है क्या नहीं। Usually all pigments when imparting color they have got a double bond in their product. UV degradation पहला वो break करता है, because of which आपको fading दिख जाता है. It is important to use special type of high performance pigments which are very expensive. अगर आपको इतना ही डिमांड है, लाइक कोको कोलाज एंड पेप्सीज जो इंजेक्शन मोल्डिंग में करते हैं, those particular type of pigments which have to be exposed to outdoor at the same time maintain those colors. वही टाइप के पिगमेंट्स आपको रोटो मोल्डिंग में डालने हैं, तभी आपकी काम इट विल मेंटेन द कलर. ये एक स्टेप हो गया. उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम होता है जो आपका कन्वेंशनल ब्लैक कलर कार्बन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, यूवी लाइट अंदर जाने को नहीं देता है पानी की तरफ, जिसके वजह से algae फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, वो नहीं होगा. बट द मोमेंट यू स्विच फ्रॉम ब्लैक टू कलर्ड, there is light coming inside and there is a high possibility that you have algae formation starting in your tank. And then comes another problem. So you create a problem, उसके बाद उसको solve करने की कोशिश करो. We have got antimicrobial. I am sorry to say, but antimicrobial is a good solution for the polymer industry. But then we create a problem, उसके बाद उसके solution निकालो. हमने black से white पे गए, colored पे गए, उसके बाद हमने अंदर multi-layer बनाया, उसमें antimicrobial डाला, और फिर बीच में रिसाइकल मटेरियल डालने के लिए एक बीच में लेयर डाल दिया, उसमें रिसाइकल मटेरियल डाल दिया. These are all things which are very good deviations that we have, because these are possibilities by the rotomolding process. These are capabilities of the rotomolding process. We need to see that how we can use them perfectly. And when we are talking of creating a standard for water storage containers, it is important to say make a perfect product with perfect tolerances, plus and minuses. ये thickness होना चाहिए, इतने ही लेयर होने चाहिए, इससे ज़्यादा लेयर्स आर यूजलेस.
it should be 1 or 3 layers, that's it, and these are the different reasons why you should have them. This should be a very straightforward advocacy that goes from our end to the BIS, saying that this is how it is required because of this reason. And I think that is something that would be very useful for all of us moving ahead. So role of innermost layer, clear view to check. So and then when you have black, there is also another requirement from the market कि उसमें कोई गंदगी हो, there is some silt formation inside the tank, तो मेरे को visibility होनी चाहिए, इसके लिए मेरे को अंदर का layer white चाहिए. तो yes, if you have got 2 layers inside, which is titanium dioxide layer, is very good enough, which also gives you that benefit. It's not that हम लोग बोलेंगे हम लोग BI standard बनाएंगे और customer का कुछ सुनेंगे नहीं. They are our customer, they are our bread and butter. We have to actually work towards our customer and market. तो important है कि हम लोग 2 या 3 layer product बनाएं. बीच में का layer आपको extreme conditions में है, तो foaming का एक decide करें, ये density foaming होनी चाहिए polyethylene की और ये thickness होनी चाहिए. And then you decide on a white layer inside, which will take care of many activities, like you could add in an additional antimicrobial, antibacteria, and you can also add a white color to it. I think I've covered most of them. Yeah, you have covered all. So, one point. Just you can clarify on this point. In color pigment, there are 2 kinds. One is organic and inorganic. What I found is organic pigment, if they use in the master batch, fading is very faster. In inorganic, the strength of the color is much better than organic. Is it right? Generally it is right, but there are exceptionals. And when I tell you, generally when you say for us, हम लोग के लिए understand करने के लिए most easiest thing is आप अगर shades of blue और green use करेंगे तो उसका resistance बहुत अच्छा रहता है. Any shades if you use of yellow and red are very sensitive to UV light, and they are high probabilities of shading. Obviously you have high performance reds, high performance orange and yellows, which will be resistant for a very long time. But it's important, please don't get confused on things like मैंने कौन से भी pigment add किया लेकिन उसके साथ UV stabilizer add किया तो मेरा pigment will be protected. It is never the thing. UV stabilizer in a pigment is used to protect the polymer. It is nothing to do with the pigment. Pigment will inherently depend on the nature it is. If it is got UV unstable molecules, it is bound to fade, it's bound to break down, and it is important to use that high performance pigment. That will be very important for that. So yeah, to answer your question, yes, typically inorganic, again there is one more problem that good you touched upon the topic of organic, inorganic. It's also important to clarify and confirm, is the pigment you're using having the clearance from FDA where it is in direct contact with the food that you or the water you're drinking. It is potable water that you drink. So it becomes very important the moment you start adding different ingredients into your product or your plastic. It becomes more and more important. All these ingredients will need your direct food contact clearances before it can be used. Yes. वन मोर पॉइंट एक्चुअली जितने भी आप पिगमेंट या कुछ भी एडिटिव यूज़ कर रहे हैं तो उसका फूड ग्रेड होना ज़रूरी है, जो डॉक्टर साहब ने कवर किया. नॉर्मली क्या कि ये एजुकेशन होती नहीं है. पीपल आर नॉट अवेयर कि जो आप एडिटिव यूज़ कर रहे हैं उसका टैंक पे क्या असर हो रहा है. तो इसलिए अपन को आपके जो ड्राफ्ट बनेगा उसमें आपको मेंशन करना है. एंड वन मोर पॉइंट कि आपका यदि टैंक का साइज बड़ा है और उसमें आप मल्टी लेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्स्ट्रा डालना ज़रूरी है, अदरवाइज वो बर्न हो जाएगा. तो ये भी एक पॉइंट है कि आपका एंटीऑक्सीडेंट यूज. हाँ, वो भी आपको यूज़ करना ज़रूरी है. एनी अदर क्वेश्चन? It is the purpose you have that inner layer. Inner layer का purpose है ताकि कोई dirt हो तो दिख जाए. तो अभी it is a preference of your market. Some would like a blue tinge, some would like absolutely white. What is the best of two blue one is देखो white कैसा होता है, shape. the very fact you're talking of a blue tinge of blue into a titanium dioxide or white में, तो उसमें आप
कौन सा ऑप्टिकल ब्राइटनर यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से लिया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बिकॉज कहाँ से भी लेके आपने डाल दिया उसमें if there are माइग्रेशन इनटू द वाटर, some- पानी में कुछ migration मतलब माइग्रेट. it is actually in direct contact with the water, there is hardly require any time Yeah. to migrate. So बहुत important होता है कि ये जो आप ऑप्टिकल ब्राइटनर लेते हैं उसकी प्योरिटी क्या है. The fungus also get yes, shown no in the white. Fungus also come nearly enough in the white. हाँ नहीं तो White colors. हाँ तो नहीं प्लास्टिक It से is नहीं आएगा generated that one, फंगस, no? प्लास्टिक से फंगस नहीं आएगा, लेकिन देर आर डिफरेंट रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी द फंगस वेरी क्लियरली. एक बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे मैंने बताया आपको रिब्स के बारे में, जितने आपको ज़रूरत है उतने ही रिब्स डालिए, जितने आपको एडिटिव्स और फिलर्स डालने हैं प्लास्टिक में उतने ही डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए. उसको ज़्यादा जितना भरेंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ, ये सुधारने जाएंगे तो उधर उस बाजू गिरेंगे. Okay. तो जितना आपको मार्केट का रिक्वायरमेंट है, जितना आपका स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है उतना ही डालिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बढ़ेगा. Then layers will get extra, no? 3 layer, 4 layer, 5 layer, whatever you go. Then water also will decrease, no? We will not get the full 1000 liters. We are doing the 1000 हाँ, liter. कैपेसिटी रिडक्शन हो तो Will be the reduction, no? वो That अलग also. चीज़ है. That That is will also also happen. important. Okay. See, ये आपने फंगस के बारे में बात किया. सो देयर व्हाट इज देयर, एक बेसिक चीज़ है कि फंगस कब जनरेट होता है. वाटर, सनलाइट का कांटेक्ट. अगर आपके प्रोडक्ट में सनलाइट अंदर ही नहीं आ रही है तो फंगस जनरेट होगा ही नहीं. दो चीज़ें हैं जहाँ के कारण, जिसके कारण सनलाइट अंदर पहुँचती है. सबसे बड़ा कल्प्रिट लिड है, कि एक पीरियड है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, उसके बाद में लिड अपने आप Good, yeah. डिफॉर्म हो जाता है, उसके कारण आता है. सेकंड, जब आप मल्टीपल लेयर्स में जाते हैं तो एक कॉमन प्रिंसिपल है कि हर लेयर की थिकनेस मिनिमम 1.25 mm होनी चाहिए. पर आज की तारीख में अगर आप देखते हो, आप सिर्फ विजिबिलिटी के लिए लेयर बढ़ा रहे हो, तो उसमें 0.3 mm भी आता है, 0.7 mm भी आता है. तो उसके कारण क्या होता है, पूरा लेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से लाइट पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो उसके कारण लाइट अंदर जाती है और आप फंगस बोलो, एल्गे बोलो, कुछ भी बोलो, No, because वो मेरा जनरेट होता जितना है. भी वाइट टैंक में दे रहा हूँ उसमें वो फंगस चांसेस आ रहा है मेरे उसमें. जहाँ ब्लू टोन में टैंक दे रहा हूँ, इनर लेयर, वहाँ फंगस बहुत कम आया मेरे को. बहुत जगह कंप्लेंट्स है, वी आर गेटिंग दैट कंप्लेंट्स. सुशील, कैन आई I- आंसर दिस? कैन आई आंसर? आई एक्चुअली डोंट अग्री विद इट, क्योंकि हम दोनों बनाते हैं. सी, इम्पोर्टेंट रोल आता है, थिकनेस का भी इम्पोर्टेंट रोल आता है, और अपना कलर एज वेल एज व्हाट वी ओपेसिटी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. ओके. जैसे ही कहा कि थिकनेस मिनिमम आप मेंटेन करो और लेयर पूरा फॉर्म करो, तो आपका वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं, thickness- अच्छा, see, I thought- विजिबिलिटी की अगर बात करते हैं, सबसे क्लियर विजिबिलिटी मिल्की वाइट में आती है. सबसे क्लियर विजिबिलिटी, जैसे ही आप कोई कलर टोन ऐड करते हो, जैसे ब्लू हो गया या ग्रे हो गया, जो भी, तो उसमें वो थोड़ा वेरिएशन आता ही है. एक 100 है तो दूसरा 80 से 90 ही आएगा. 100 चाहिए तो मिल्की वाइट यूज करो आप. ये मेरा सजेशन है. मुझे लगता है जो ये ब्लू टोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लाइट पास नहीं हो रही है, मे बी उसका ऑपेसिटी अच्छा है. इट इज़ That is also important. depends That on is the also thickness. getting this. that is exactly what I'm saying. अभी आप ओपेसिटी का बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को ब्लू टोन में नहीं आ रहा है लेकिन वाइट में आ रहा है. आपने ओपेसिटी चेक किए? नहीं not नहीं किया, checked. नहीं किया. आई एम श्योर यू आर नॉट डन You're इट. not done it मैं आपको बोलता हूँ ना, ये चीज़ें करने से आपको एक बहुत क्लियरिटी मिलेगी चीज़ों में. आप सेव भी कर पाएंगे. आपका जो एडिशनल डाल रहे हैं कि विदाउट नोइंग द डिटेल्स आप उसमें एडिशनल डाल, अरे ब्लू डालने से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? उसमें आप ओपेसिटी करके देख लीजिए. ओपेसिटी टेस्ट करके आप इमीडिएटली लाइट ट्रांसमिशन देख के आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा विथ क्लियर वैल्यूज़ कि ये करने की वजह से ये फ़ायदा पड़ रहा है. So you are very clearly knowing why I need to add a particular ingredient into the, and then that is something that can be a part of our specification of saying that if you are having one layer thickness, 2 layer or 3 layer, opacity should be so much. When you clearly define that, बहुत ही क्लियर हो जाता है. आप उसमें कुछ भी डालिए, ओपेसिटी इतनी मिलनी चाहिए जिसके वजह से अंदर अलगी या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होगा. या प्लीज. एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? Yeah, it has to be food grade, definitely.
ultramarine is a standard product which is having direct food contact certification, but there are many other products which give the similar effect like ultramarine in the market, which we do not know anything about those products. Fastness of the color. Not only that, it is very clear because see, if you look at our standard, tank का जो standard होता है, it is very loose. It is very, first of all, it's very voluntary. आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो छोड़ दो. और दूसरी चीज़ है उसमें इतनी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. उसमें जो एजेंट ऑप्टिकल ब्राइटनर डाल रहे हैं, ब्लूइंग एजेंट डाल रहे हैं, इसका बेसिक इनहेरेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कार्बन ब्लैक, व्हेन आई एम यूजिंग कार्बन ब्लैक का मेंशन किया है, परसेंटेज मेंशन किया है, तो उसका सोर्स ऑफ कार्बन, व्हाट कुड बी द ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन दैट यू आर यूजिंग, ये अगर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, विच इज़ वेरी इजी, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट, व्हेन यू स्पेसिफाई दैट और रेंज देंगे, ऑप्शंस देंगे, तभी ये पूरा स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा कि देन देर इज़ वेरी लिटिल चांस फॉर समवन टू डेविएट. और वो आई स्टैंडर्ड का हिसाब BIS स्टैंडर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं. We are doing this that we have a product which is absolutely safe for direct food contact or water contact. ये होना चाहिए और ये हमारा specification होना चाहिए. We are talking of, and this is exactly related to all these points. Rib कैसा होना चाहिए, thickness of tank कितना होना चाहिए, diameter height का ratio क्या होना चाहिए, color अंदर का कैसा होना चाहिए. हाँ, ये सब points है, ये have to be a part of the standard. और तभी ये पूरा स्टैंडर्ड होगा कि भैया आपको वाटर स्टोरेज के लिए टैंक बनाना है, ये सब मीट करना जरूरी है. आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो अगर इससे डेविएट होगा तो नहीं मीट कर पाए. लाइक देन वंस यू हैव अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द अल्ट्रामरीन ब्लू दैट इज एडेड इनटू द इनर लेयर, क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है, तो कोई भी पूछ सकता है, कोई भी कस्टमर भी पूछ सकेगा कि आपने अच्छा इसमें ब्लू कलर आया तो आपने क्या मिलाया, कैन यू जस्ट शेयर विद अस व्हाट यू हैव एडेड. Everyone is very much entitled to ask this because they are going to drink that water. तो ये बहुत important होता है, and I am sure that type of a standard will also be appreciated by BIS, where we are talking of so much detail onto the standard and that we need to do. बेसिकली हमारा पर्पस सिर्फ BIS नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया में वाटर टैंक मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो दे शुड बी एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मेक मोर प्रॉफिट्स, एंड इट शुड बी ए विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कंज्यूमर्स एज वेल. तो पर्पस वही है कि अपनी क्वालिटी को कैसे एनहांस करें. ब्रेड एंड बटर है, वी नो, बट ब्रेड एंड बटर को भी थोड़ा गर्म करके खाएं तो अच्छा लगेगा ना. हाँ, जैम लगा के. Yes, my question is to Mr. Jitendra, because regarding back to the point where you said it's the customer that usually wants a product with more layers, 5 layers, 9 layers. But why do you think, what's the reason that the customer believes that more layers is a better product? Because I think all of you said that 1 layer is the best and maximum more than 3 layers you're not going to need. So is it maybe the company is telling the customers that more layers is better to sell their own product, or why do they believe it? Yeah. So I understand your question is, why is the customer asking for a product with more layers, right? Yes. Generally what happens is there is lot of people in the industry out for my convenience. I have done an investment of a blow molding machine. I have done an investment of 6 blow molding machines which has got a capacity of making 6 and 8 layer. Now I have to get into the market. I do not have a very standard blow molding product, so I enter into the water storage tank market. And now how do I differentiate from the rotomolding industry? And I tell and I advertise in the market saying that I have got a superior water storage tank which has got 6 layers. It's absolutely safe drinking water with 6 layers. कौन दे सकेगा क्या? मैं आपको 6 लेयर देता हूँ, absolutely safe पानी पीने के लिए. So a customer who is not a plastic engineer, who doesn't know what he is doing, अरे 5 लेयर का है यार, और क्या चाहिए अपने को? So we start using it, and we start using it, and our rotomolding friends follow them because they have to stay in the market. So they struggle and make a 5-layer tank, a 6-layer tank. Then he sees that there are people catching up with him in competition. He makes a 8-layer tank, because in blow molding process is meant for multi-layer, for the fuel tank market. So blow molding process has been designed in that particular way.
where it is can be played around with lot of layers. So he makes a 8 layer, he makes a 10 layer, and we keep on following with them. And if you have a very general question, why do you need so many layers? And the concept goes, and you might, generally the people are not wrong, because they go to the, understand that when you talk of plastic materials in the packaging industry, and when you talk of the lace packet, or you took at any other Tetra Pak package, they are 6 layers, 5-layer packing. And they connect with that, that is a high superior material, which is a 5-layer packing, film hai. So this is also a 5-layer, that is, it is also a superior material. So this is a misconcept in the market, which is very difficult for us to fight against. We are struggling and we are following with them in the wrong path, trying to keep on to our market share by increasing the number of layers. It is not doing any good, because it's a very strong point. I always been mentioning, we play around with strong points of the process. Nothing against blow molding. Blow molding is as good as roto molding. 1 minute please, but then it is important to understand the water storage tank which is on the roof is expected to be there at least for 10 to 15 years. I can assure you with full guarantee as a plastic engineer, a blow molded tank will not last for 10 or 15 years. How do we convince them? It is something that they will only get convinced after 10 years. गारंटी तो किसका भी कोई भी दे सकता है, लेकिन होता तो कुछ नहीं, लेकिन या प्लीज बिल मंगाएंगे, बिल लेके आओ. So when the customer asks for 10 layers, they say, please look at this, because I'm not saying it, the association is saying it, and we can give it out. Sir, we already have a plan to make awareness videos, and we will circulate in the social media. Yes sir, you had a question. Hello. Yeah. Basically, we were discussing about the white color. Generally, that marine blue, what he is saying, he is adding. But if the rutile is not used properly, generally the pigment, the master batch, what is made if it is not having a proper loading into it, definitely that will also affect to the transparency or the opacity of the product. Yeah. I believe that 3.5% of titanium added to any product is good for UV stability also. Very right. Titanium dioxide is the best UV stabilizer. PVC में तो titanium dioxide is used as a best UV stabilizer. Sunscreen में भी use होता है. Sunscreen में भी use होता है. Mr. Sushil was talking about lids. That lid is the biggest culprit. You were talking about lids. You were talking about lids. आप lid के बारे में बात कर रहे थे कि lid is the biggest culprit. Yeah, sorry. And it goes off in 3 to 6 months. Right. But in India, what I saw is that lead are many people are using injection molded leads. Whether other continents I have seen leads are roto molded. So they are better or these are better? See, I would, technically talking, I will prefer a roto-molded lid. Now, in India, the culture is threaded lids. So, making a roto-molded lid at that particular thickness making a threaded lid in that particular thickness in roto-molding becomes a complicated subject. And when it again comes to mass production, that's why people prefer for injection lids. And in injection today, you have 2-layer, 3-layer, all those things are available now. So people, basically manufacturers like we, prefer to go in for an easier subject compared to getting it complicated. Because threading is not very comfortable in roto-molding for lid subject. Yeah? The lid or the... Technically, if you see, yes, but there are some products which people do add some additives and they increase the shelf life by 2 to 3 years. But again, the product cost increases by double. So the customer again don't prefer to go for it. Anything? Actually, we have done a new product where it is open top tank.
totally mouth is open, and the lid is made by us only in the rotation molding. So the results are fantastic. Only the cost is high. The person who, it's up to us how to convince the people. So we have to give the advantage. Don't sell the product. Yesterday somebody was talking, don't sell the product. They don't want your product. They want the solution. So we talk about the solution only. When you talk about the solution, and for the person who is investing 40, 50 lakhs for the house, a marginal cost difference of 2,000, 3,000 is acceptable for him. So we have to show them the result. We are giving such a solution to you. Naturally, people will come. So any other point? So moving to the next slide, please. Outer layer color optimization. Outer layer color optimization. Why there is the need for various colors in the outer layer? Will it add any value to the product? Are there any UV tests available for color tanks? And if yes, what is the timeline? Which outer layer color is best and why? Color fastest. We're talking about color fastness. So these are the questions. So I think in this, the first we have already covered. Yeah, and again, if you want to put some light, see, we have been observing from many years that for outer layer, black is the best color, or any color which is having defined thickness and a good opacity. yeah. Right? So I think from my side that should be the answer. Value वाला भी इसी में add हो गया. Will it add any It is the value to the aesthetic product? appearance end of the day. Yeah. UV test का if anybody can tell कि UV test का कोई timeline क्या रहता है? Yeah. Specialty and Performance Additives Manufacturing Company. So this is very sensitive topic, and in between I joined and I was just heard that the UV consent to the UV master batch. तो मैं जब कस्टमर से बात करता हूँ ना कि कस्टमर मुझे रैंडमली बोलता है कि मुझे UV मास्टर बैच चाहिए, तो एज ए बिंग टेक्निकल लिटिल बिट आई हैव नॉलेज अबाउट दैट कि UV में क्या चाहिए. वो बोलता है कि हम लोग को UV मास्टर बैच चाहिए, तो भाई UV एब्जॉर्बर चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए. वो बोलता है वो क्या होता है. तो बेसिक थिंग यही है कि जो एंड यूजर है उसी को एजुकेशन नहीं है कि यूवी में क्या चाहिए एग्जैक्टली. और कंसर्न टू यूवी का क्या है, यूवी एब्जॉर्बर भी है और यूवी स्टेबलाइजर भी है. देयर आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सर राइटली सेड दैट कि यूवी पिगमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है. इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग द कलर, इट्स प्रोटेक्ट टू द पॉलीमर चेन ब्रेक होने से प्रोटेक्ट करता है. और रहता है कंसर्न टू द टेस्ट. देयर आर द टेस्ट आर अवेलेबल as per the standard ASTM G154 or G155 UV weatherability test है. This test will be done on the compound or the no article taking a sample from the you cut piece लेके उसको एक जेनॉन आर्क टेस्ट का भी एक क्या बोल सकते हैं उसको चेम्बर होता है. इट्स लिया तो 5,000 10,000 500,000 आवर्स का टेस्ट होता है बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन. So there are the tests are available, and we are given that kind of service to the customers. But ये बहुत ही limited लोगों को पता है, and they are very much quality conscious peoples. But अभी जितने लोग यहाँ हैं सब जान जाएंगे आज हम, इसीलिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है. लोग बोलते हैं कि यूवी मास्टर बैच दो और बोलते हो कि सर व्हाट इज एप्लीकेशन, कौन सा वेदरबिलिटी मीन्स जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है, उसके भी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है. और उसकी लाइफ कितनी है, प्रोडक्ट की कितनी दे सकते हैं. टैंक बोलते हैं 15 ईयर्स लाइफ और यूवी मास्टर बैच मांगते हैं 5 ईयर्स के लिए. दूसरी चीज़ 5 ईयर्स के लिए मांग रहे हैं, बोलते हैं कि मेरे को टारगेट पे 200 रुपये का. तो यूवी मास्टर बैच में 200 समटाइम्स मुझे भी नहीं बात करनी और कैसे बात करेगा. या थैंक यू वेरी मच. आई थिंक ये टॉपिक पे काफ़ी डिस्कशन होता है. जनरली क्या होता है, वेन एवर यू स्पीक टू एनी रेजिन मैन्युफैक्चरर, पॉलीमर मैन्युफैक्चरर को पूछेंगे तो अभी आपने देखा देयर वाज प्रेजेंटेशन वेयर वी सेड आई वुड हैव अ प्रोडक्ट ऑफ UV8, UV2, UV4, UV10, UV12. तो वो वेदरोमीटर का रेटिंग है वेयर यू गेट अ पर्टिकुलर आवर्स ऑफ रेजिस्टेंस
in a particular location on the face of the globe, depending on the UV radiations. It is very simple. Whenever a rotomolding customer or any processor is coming to you and asking, it is very clear उसका end application क्या है, उसका expected life क्या है of a product. तो हमको उसको ये recommendation देना है कि आपको क्या UV package use करना है. In fact, UV absorber, UV stabilizer is a combination. UV अलग अलग chemistries है जिसके वजह से वो molecular weight से एक तो surface protect करता है, एक bulk product करता है. लेकिन generally when you are looking at the rotomolding process, effective blend of hindered phenols, hindered phosphites works wonderful. बहुत अच्छा चलता है और बहुत स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है. जो UV पॉलीमर जो बनाते हैं, all manufacturers in India also, when they give a UV grade, it's a combination of the 1010 and 16 traditional materials that we use. So वो commonly available होता है, and they give a good package which is sufficient for us to run the application of rotomolding water storage tank. जब भी आप रोटोमोल्डिंग वाटर स्टोरेज टैंक से हट के कोई अलग एप्लीकेशन में करते तभी आपको यूवी स्टेबलाइजेशन की अलग रिक्वायरमेंट होती है. वहाँ पे आपको लोडिंग अगर यूवी स्टेबलाइजर का बढ़ाना पड़ता है या राइट फ्रॉम 0.2% टू इट गोज टू 0.6% एज वेल. अदरवाइज आपको एग्जिस्टिंग पैकेज जो मिलता है दैट इज़ मोर देन इनफ टू सस्टेन योर प्रोडक्ट. अगेन जो लास्ट टाइम कल बताया, ब्लैक कलर में बोलता हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट आई लाइक ब्लैक कलर. It is one of the best UV absorbers that we have got naturally, which is the proper carbon black material which is available. It works wonderful. Similar like what we have for titanium dioxide as a very good UV stabilizer. These two products work wonderfully well as UV stabilizer, and then they will protect your polyethylene for a very long time, at least comfortable enough to sustain that life of 10 to 15 years of your water storage tank. Because I understand that when anyone comes to you as a rotomolder and say कि हमको UV stabilizer का पैकेज दे दो, तो जनरली ऐसा होता है कि हमको रिलायंस से मिला या इंडियन ऑयल से मिला या और किसी से पॉलीमर मिला UV स्टेबलाइजर, लेकिन थोड़ा उसमें और डाल देता हूँ ताकि आई एम सेफ, ये प्रॉब्लम नहीं होगा. दैट डजंट हेल्प मच. बट देन बिकॉज क्या होता है, when the polymer manufacturer is adding or incorporating UV stabilizer, they do it in a very systematic way. They have got a very gravimetric dosing system through which this is uniformly distributed. हम लोग करते हमारे मशीन में करेंगे where consistency of the UV stabilizer could be an effect. So all those things putting into factor, I would suggest जो manufacturers देते हैं that is good enough. Special application के लिए requirement है, then we have to look at what could be the UV package or that we need to alter. So I think if you are sticking to black, I think UV stabilization or stabilizer is not a topic. When you're looking at color, yes, the type of pigment to be used and the type of UV stabilizer to be is a very big topic. So I think इसमें कवर हो गया है. नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं. वेट एंड थिकनेस ऑप्टिमाइजेशन. फॉर एग्जांपल हम 500 लीटर का टैंक लेते हैं. अभी हम जैसे BIS स्टैंडर्ड की बात ही करें तो दे हैव मेंशन्ड मिनिमम ऑफ 18 kg वेट इन द टैंक एंड 4 mm मिनिमम थिकनेस. तो अभी बट प्रैक्टिकली हमने मार्केट में देखा है कि मैं भी 27 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ वाटर टैंक्स की. तो 12-13 किलो से ज़्यादा का टैंक जो है, मतलब 12-13 kg के टैंक जो है, दे आर सर्वाइविंग फॉर मोर देन 30 ईयर्स. सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज दोज थिंग्स. और हमने BIS में सजेशंस भी दिए थे कि वी हैव टू गिव थिकनेस अराउंड, सुशील जी व्हाट वाज इट, 2.5 ना, 2.5 एंड वेट ऑफ अराउंड 13 kgs. सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर BIS कल को मैंडेटरी करता है लाइसेंसिंग वाटर टैंक्स के लिए, तो इसका ऑलरेडी हमने चार्ट दिया हुआ है. वी हैव रिड्यूस्ड द वेट्स ऑफ द टैंक्स ऑलमोस्ट बाय 30-35%, राइटली इतना ही हुआ था ना. तो इसके ऊपर अगर कोई कुछ पूछना चाहता है थिकनेस और वेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉफ्ट टैंक्स राइट नाउ. तो कोई भी कुछ एनीबडी कैन गिव देयर व्यू ऑन दैट. एंड ये एक्सक्यूज़ मी, इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. हमारे जो पहले जो कॉन्फ्रेंस हुए थे उसके अंदर
तो वेट का और थिकनेस का अपन ने एक एक्सेल शीट बनाया भी है, तो मेरा ये कहना है कि उसको ग्रुप में सर्कुलेट करके एक बार सबसे ओपिनियन लेके उसका भी ड्राफ्ट में, जैसे सर बता रहे हैं कि 1 पेजर है, तो इसका भी एक 1 पेजर बना के वी कैन सर्कुलेट, तो उससे क्या कि एक कॉमन ओपिनियन आ जाएगी कि कितने थिकनेस में क्या होना चाहिए, वो सब आपको होना चाहिए सर. इट विल बी गुड. Anybody has any question on this weight and thickness optimization? Sir, that I can't say. Then, at, no. The standard came way back in 80s, I think, or in 1996. It was defined in 1996. There were a group of companies who were into the core committee to decide BIS 12701. So we are working on it from past couple of years to upgrade it. Process has improvised, material has improvised, and skills also. We are trying our level best to upgrade the same standard. I'm very working, sorry, to just a continuation of what was being discussed. When you're talking of the BIS standard, this standard is very old, this was done by very few rotomolders that were then available, and they really drove or actually made a standard. It was HDP. Any government contract you go for, the rotomolding tank has to be made by HDP, and HDP was not produced in India at all. Even today, it's not, the rotomolding grade is not produced in India. Now, that is where there was 1 or 2 companies who were importing HDP material, rotomolding grade, and they wanted that edge or advantage, and because of which this standard was made in such a way. Now, there are a lot of changes that have happened. There's a lot of transformation that has happened. We have a lot of availability of local grades. The people have started understanding refining of the processes, the machineries have changed, and the usage and the requirements also have changed. We don't want colored tanks, we want many other things, we want different shapes. So this standard has to be given to BIS. They would take it in the committee, where I'm also a part of that committee, where we will discuss why it should be that way, where each justification needs to be given. And after that, it is sent to different affecting members, that is this standard okay, that this is the amendment that we would like to get into. And then it is passed as a standard that is bought in. I think this is very important, because the moment we start approaching BIS, there itself we actually create that impression that we are working towards it, and that's where they'll just start hearing us also. So that becomes more and more important, that we go with the standard to them. But I think before the standards, in fact, all BIS standards today most of them are voluntary. It's a reference document. कि इसको कोई तकलीफ हो रही है तो जाके उसमें देखो, नहीं तो छोड़ दो, देखा नहीं तो भी चले जा. For me, it's a personal advice to everyone here, all my rotomolding friends, is we make a standard and let's all try to get in line with that standard, because very soon you would have a BIS standard saying that all tanks which are supplied in the market or produced in the market have to abide by this standard XYZ. And that is where it is important just to sit as an observer, important that you get actively involved, contribute into that standard, and we all get aligned into that standard very well. Major advantages is that we make a very standard product, we make a very product suitable for use, and a product which is also going to give you good money, good returns. It's right from the whole throughout the value chain. You talk of the resin producer, right up to the mold maker or to the processor. All would be really benefited from that. Imagine you have a tank which is not extremely thin, extremely thick. It is very clearly standard between this and this thickness. It is very clearly of a particular color. You know that inside material used is this particular whitener with this particular specification. It becomes so easy, and you are having that convincing thing that, okay, today if I go to a market, I will have about 40 different brands. And I'm sure most of them are not meeting to our basic requirement of what we are discussing today. And this is something that we are putting into our house. So all these things put together, it is also, we didn't have a mention here, we should also be talking about the usage of recycling material. What is the definition of the recycling material that we will be using in these tanks? All that has to be a part of the standard. BIS के बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हमारे में align कर लेते कि this is the standard we need to follow, and let's following it. Thank you. Thank you.
So coming to the next slide, threaded lids versus hinge lids. इन दोनों का comparison एक हो जाए और दूसरा कि do threaded lid cause any pressure issues and if yes, how to tackle it? Today's requirement of the market is threaded lid, but there are some precautions which we have to take care, which if not taken care, the product fails, which results in some destruction also. Threaded lids are made in Roto as well as, Roto the hardly people are making, and the people who are making, they are only for the larger sizes, whereas hinges now has almost faded off, and what I observe, it is only till 200 and 300 liters. Yeah, threaded lids do cause pressure, but if you take the proper precautions, like you provide a overflow and air vent, then the pressure reduces drastically, and that will not result in any concerns. Yeah. I think in threaded we need to mention some design aspect, like there should be some hole on the top for the vent. Vent has to be there. Yeah. In the So lid itself. It has to be there. In the threaded lid itself. Threaded. So वो And एक what about hinge lids? hinge is out now. No, but what is the disadvantage with the hinge lids? Disadvantage is वो ज़्यादा stable नहीं है, हवा में उड़ जाता है and बहुत problem है. Or mosquitoes and dust. हाँ वो entry है, especially ants. Ants will go easily inside. वो बहुत problem. monkey का तो ठीक है, वो खींच के निकालेगा. And threaded और सब जगह see the main point is what customer wants. अभी मैं hinges को दूंगा तो customer लेगा ही नहीं अब, लेते ही नहीं है. हाँ वो बोलेंगे मुझे threaded चाहिए. No, that's it. I think injection molded threaded lids is the best thing. I think I'd seen some vents at Blazes factory where long time ago, of course, now I don't know if you all are still doing it. We had wonderful vents on top which takes care of any pressure developing in the tanks is regulated by those vents. I think threaded lids, because see, it's not something that everything you have to make in rotomolding. There are certain things, certain components that are more economical, more convenient by a different process. So in this, you have a rotomolding tank, but a lid is more conveniently, more efficiently made by injection molding threading, which fits really well. That is my opinion again. Yeah. वो thread का sample में हम sorry standard में we can add one more thing because अब yellow color का cap है तो light pass होगा ही. So आजकल with the double layer आ जाता है cap का with black inside layer. तो that would be advantageous so that the light will not pass through the water. So standard करना है तो 2-layer cap would be better. Definitely. So with this, I think we have to conclude. We are short of time. The next point was testing of water tanks. I think this we can take in the next conference or maybe in some regional meet. So, any questions related to water tanks, standards? No, that is not a part of the standard. That's a different topic. So, thank you. Thank you to all the panelists, all the delegates. Please wait. Thank you very much. Now I would like to request our moderator of this panel discussion, Mr. Chetan Bansal, to felicitate our panelists. A small token of love and appreciation to all our panelists. Would like to request our first panelist, Mr. Sushil Sonegara. Could you please put your hands together, everyone? A small token for appreciation. Next we have Mr. Rajkumar Jain. Mr. Rajkumar Jain, Managing Director, Nircon Polymers, Jaipur. Our next panelist, Mr. Suresh Kamath, Managing Director and Co-founder, Rajaram Polymers, Udupi.
Finally, we have Dr. Jitendra Kapadia, Roto Guru, Master in Polymer Science, PhD Rotational Molding from iCity, former UD City, Matunga, Mumbai. Come on, everybody, for the last time.